नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल स्टार स्टडी सेंटर पर। आज के इस क्लास के माध्यम से हम लोग देखेंगे बीएससी 6th सेमेस्टर जूलॉजी पेपर 1 जिसका नाम है इवोल्यूशनरी एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी। इस क्लास में हम लोग मेनली देखेंगे डेवलपमेंटल बायोलॉजी के क्वेश्चंस को। तो आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्लास में आपको यहाँ पे 51 नंबर से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ये जो सारे प्रश्न है ये विश्वविद्यालय द्वारा करवाए गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एक हिस्सा है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 50 तक का आपका इवोल्यूशन का क्वेश्चन पूछा गया था, और क्वेश्चन 51 से लेकर के 100 नंबर तक क्या पूछा गया था, डेवलपमेंटल बायोलॉजी के एमसीक्यू यहां पर दिए गए थे। तो अगर आप छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर और उससे एफिलिएटेड कॉलेज के स्टूडेंट हैं, या यूपी के किसी अन्य ऐसे राज्य विश्वविद्यालय के छात्र हैं जहां पेपर इस बार ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर हो रहा है और एग्जाम अभी होना बाकी है, तो आप सभी के लिए यह क्लास महत्वपूर्ण है। अगर आप एमएससी एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, लाइक लखनऊ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम, डीडीयू यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम, है ना, तो ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है। आइए आज की इस क्लास के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। यहां पे 51 नंबर से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन पूछा है, पुरुषों में शुक्राणु जनन मुख्य रूप से कहां होता है? वेयर डज द स्पर्मेटोजेनेसिस प्राइमरली अकर इन मेल्स? इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर विकल्प ए हो जाएगा। वृषण की सेमनीफेरस नलिकाओं में शुक्राणु जनन स्पर्मेटोजेनेसिस टेक्स प्लेस। अगला सवाल देखिए 52 नंबर का, किस प्रकार की कोशिका प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं का उत्पादन करने के लिए माइटोसिस से गुजरती है? व्हाट टाइप ऑफ सेल अंडरगोज माइटोसिस टू प्रोड्यूस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के प्रोडक्शन के लिए किस प्रकार की कोशिका माइटोसिस से गुजरती है? यहां पर बात करें अगर साइटोली कोशिकाओं की, तो साइटोली कोशिकाओं का काम होता है शुक्राणु कोशिकाओं को पोषण प्रदान करना, नरिशमेंट प्रोवाइड करना। यहां पे बात करें लीडिंग कोशिकाओं की, तो लीडिंग की कोशिकाएं क्या सिक्रेट करती हैं? मेल सेक्सुअल हार्मोन जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। तो अगर आपसे प्रश्न पूछे कि टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में कहां से सिक्रेट होता है, तो लीडिंग के सेल्स के द्वारा सिक्रेट होता है। बात करें स्पर्मेटोगोनिया की, तो स्पर्मेटोगोनिया क्या जाता है? माइटोसिस में चला जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट को प्रोड्यूस करने के लिए। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का साथियों विकल्प सी हो जाएगा। बात करें सेमनीफेरस सेल्स, तो ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं स्पर्मेटोजेनेसिस इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स इन मेल्स। आइए अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल देखिए 53 नंबर का आपके स्क्रीन पर है, पुरुष प्रजनन प्रणाली में टेस्टोस्टेरोन के उत्पादन के लिए कौन सी कोशिकाएं जिम्मेदार हैं? विच सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग टेस्टोस्टेरोन इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? हमने आपको बताया लीडिंग की कोशिकाएं होती हैं, यही उत्पादन करती हैं, यही सिक्रीशन करती हैं। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का विकल्प ए हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए 54 नंबर का प्रश्न स्क्रीन पर है, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में स्पर्मियोजेनेसिस क्या है? व्हाट इज स्पर्मियोजेनेसिस इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस? द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। स्पर्मेटिड की परिपक्वता स्पर्मेटोजोआ में जब हो जाती है, मैच्योरेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्मेटोजोआ, दिस प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस 54 नंबर के लिए आप सभी का करेक्ट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? विकल्प सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल देखिए 55 नंबर का आप सभी के स्क्रीन पर है, मनुष्यों में निषेचन आमतौर पर कहां होता है? वेयर डज फर्टिलाइजेशन टिपिकली अकर इन ह्यूमंस? अब ह्यूमंस का कहने का मतलब भाई यहां पे फीमेल्स में। करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? तो यहां पे देखिए गर्भाशय, तो इसमें तो इम्प्लांटेशन होता है। बी ऑप्शन देखिए फैलोपियन ट्यूब है। सी ऑप्शन देखिए अंडाशय है। डी ऑप्शन देखिए सर्विक्स है। तो यहां पे अंडाशय से क्या होगा? रिलीज ऑफ ओवम, ओवरी से जो है ओवम होता है, oogenesis होता है। गर्भाशय में इम्प्लांटेशन होता है, आपको पता है। तो इस प्रश्न के लिए साथियों आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प बी हो जाएगा। फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन टिपिकली अकर होता है। आइए अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल देखिए 56 नंबर का आपके स्क्रीन
पर है, एक बार जब शुक्राणु अंडे में प्रवेश कर जाता है तो क्या बनता है। एक बार शुक्राणु, ये है भैया अंडा और ये है क्या है भैया, एक प्रकार का शुक्राणु है। तो ये शुक्राणु जब अंडे में एक बार प्रवेश कर जाता है तो क्या बनता है, जनरली जाइगोट बनता है। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का साथियों क्या होगा, विकल्प ए हो जाएगा, युग्मनज बनता है, जाइगोट बनता है। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 57 नंबर का प्रश्न है, युग्मनज में गुणसूत्रों के कितने सेट मौजूद होते हैं। हाउ मेनी सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ए जाइगोट। यहां से देखिए ये आया स्पर्म और ये है ओवम, ये दोनों जब आपस में मिल जाते हैं तो यहां पे भाई 23 एक पेयर, यहां पे 23 एक पेयर, दोनों मिल करके ह्यूमन में 46 हो जाते हैं। और कितने सेट हो जाते हैं, एक सेट यहां से आया, एक सेट यहां से आया, तो 2 सेट हो जाते हैं। करेक्ट आंसर विकल्प हमारा बी हो जाएगा। अब यहां पे देखिए 22 क्रोमोसोम्स प्लस 1 है और यहां से भी 22 क्रोमोसोम्स प्लस 1 है। ये जो 22 गुणसूत्र होते हैं ये ऑटोसोमल होते हैं, ये जो 22 गुणसूत्र होते हैं ये ऑटोसोमल होते हैं। यही जो एक होता है XX या XY जो बनाता है वो क्या हो जाता है, वो सेक्स क्रोमोसोम्स के नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर यहां पे ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए अगले सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 आप सभी के स्क्रीन पर है, देखिए क्या पूछा है, महिलाओं में अंडजनन मुख्य रूप से कहां होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो अंडाशय में होता है। करेक्ट आंसर इस प्रश्न का ए हो जाएगा। फैलोपियन ट्यूब में आपने क्या बात की कि सर यहां पे इंप्लांटेशन होता है, यहां पे फर्टिलाइजेशन होता है फैलोपियन ट्यूब में, प्राइमरली जाइगोट बनता है स्पर्म और ओवम के जो है फ्यूजन से। अगला देखिए सी गर्भाशय है, तो यहां पे इंप्लांटेशन आपको पता है, प्लेसेंटा वगैरह डेवलप होता है। चलिए अगला नंबर देखेंगे 59 नंबर का सवाल, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा अंडाशय से एक अंडाणु निकलता है। व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस बाय विच एन oocyte इज रिलीज्ड फ्रॉम द ओवरी। तो जब ओवरी से oocyte रिलीज होता है उसको ओव्यूलेशन कहा जाता है। करेक्ट आंसर इस प्रश्न का आपका डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा 60 नंबर का, निषेचन के दौरान शुक्राणु के फ्लैगेलम का मुख्य कार्य क्या है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द स्पर्म्स फ्लैगेलम ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। ए ऑप्शन है अंडे को पोषक तत्व पहुंचाना, ना जीना, गलत बात है। बी ऑप्शन है स्पर्म कोशिका की रक्षा करना, बिल्कुल गलत ऑप्शन है। स्पर्म को अंडे से बांधने में मदद करना, बिल्कुल गलत बात है। वहां पे अंडे से बांधता कौन है, एंटी फर्टिलाइजिन और फर्टिलाइजिन प्रोड्यूस होते हैं, वही दोनों आपस में इंटरेक्शन करते हैं। यहां पर डी ऑप्शन देखिए अंडे तक पहुंचने के लिए गतिशीलता प्रदान करना। देखिए ये आपका टिपिकली एक स्पर्म का ऐसे हिस्सा होता है, इसमें मिडिल पीस होती है, तो ये वाला जो पार्ट है ये आपका क्या है, फ्लैजेलम है। ये तैरता हुआ ऐसे यू 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 इस प्रकार से जो है गति प्रदान करता है और ये अंडे तक पहुंचाता है। अब आपसे यहां पर एक एंट्रेंस एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि जो एनर्जी प्रोवाइड होती है स्पर्म मोटिलिटी के लिए वो कहां से प्रोवाइड होती है। तो याद करिए यहां पे एनर्जी हाउस ऑफ द सेल जो है पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, जो कि स्पर्म के मिडिल पीस में पाया जाता है, वही ट्रिगर करता है स्पर्म को जिससे मोटिलिटी बढ़ जाती है ना। करेक्ट आंसर यहां पर इस प्रश्न का डी हो जाएगा। तो जब एनर्जी का पूछे स्पर्म मोटिलिटी के लिए तब माइटोकॉन्ड्रिया बताना है। चलिए अगला सवाल देखिए 61 नंबर का, प्रारंभिक विदलन के दौरान बनी कोशिकाओं की ठोस गेंद को क्या कहा जाता है। ये देखिए भैया जाइगोट है ना, ये जाइगोट है। ये जाइगोट क्या करता है, कुछ इस प्रकार से विदलन होता है, ऐसे इस तरीके से। तो जब प्राइमरी क्लीवेज होता है तो प्राइमरी क्लीवेज के दौरान जो एक ठोस गेंदा बनता है, एक बॉल टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, उस बॉल टाइप के स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं। इंग्लिश में देख लीजिएगा, व्हाट इज द टर्म फॉर द सॉलिड बॉल इज सेल फॉर्म्ड ड्यूरिंग अर्ली क्लीवेज। 61 नंबर के लिए आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, मोरूला बनता है। उसको क्या कहते हैं, मोरूला कहते हैं। जनरली ये 16 to 22 सेल्स की स्ट्रक्चर होती है ह्यूमंस में, 16 से लेकर के 22 कोशिकाएं होती हैं इसमें। अगला सवाल देखिए 62 नंबर का क्या पूछा है, समान आकार की कोशिकाओं में किस प्रकार के विदलन का परिणाम होता है। व्हाट टाइप ऑफ क्लीवेज रिजल्ट्स इन सेल ऑफ इक्वल साइज। करेक्ट आंसर यहां पर सी हो जाएगा, होलोब्लास्टिक विदलन होता है, आपका सी करेक्ट उत्तर है। अगला सवाल देखिए 63 नंबर का, बहुत ही महत्वपूर्ण है, गैस्ट्रुलेशन के दौरान, गैस्ट्रुला अवस्था के दौरान बनने वाली 3 प्राथमिक रोगाणु परतें जर्म लेयर्स कौन सी हैं। व्हाट आर द 3 प्राइमरी जर्म लेयर्स फॉर्म्ड ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन।
टूलेशन। तो गैस टूलेशन के दौरान 3 जर्म लेयर बनती हैं, जिसमें से पहली लेयर को हम लोग क्या कहते हैं भैया, एक्टोडर्म कहते हैं। दूसरी लेयर को क्या कहते हैं भैया, मीजोडर्म कहते हैं। तीसरी लेयर को क्या कहते हैं भैया, एंडोडर्म कहते हैं। और ये जो तीनों जर्म लेयर्स होती हैं, ये आगे चल करके इवेंचुअली क्या करती हैं, डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स को राइज करती हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जैसे यहाँ पे जो है नर्वस सिस्टम, इस तरह से। तो यहाँ पे इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म, या कह लीजिए एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा विकल्प हमारा। क्वेश्चन नंबर 64 आपके स्क्रीन पर है, एक्टोडर्म किन संरचनाओं को जन्म देता है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। ए ऑप्शन है मांसपेशियां और हड्डियां, तो इसका नोट कर लीजिएगा, किससे बनेगा, मांसपेशियां और हड्डियां मीजोडर्म से बनती हैं। बी ऑप्शन देखिए पाचन तंत्र और श्वसन प्रणाली। सी ऑप्शन देखिएगा त्वचा, तंत्रिका तंत्र और इंद्रियांग। तो एक्टोडर्म किसको राइज करता है, तो स्किन, यहां पे नर्वस सिस्टम और सेंस ऑर्गन्स। करेक्ट आंसर हमारा इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा। अब यहां पर देखिए एक्टोडर्म पूछा है, आपसे मीजोडर्म पूछ सकता है। तो मीजोडर्म से क्या बनता है, स्केलेटल सिस्टम बनेगा, मस्कुलर सिस्टम बनेगा, सर्कुलेटरी सिस्टम बनेगा। आपसे इंडोडर्म का पूछ सकता है कि इंडोडर्म से क्या बनेगा, तो इंडोडर्म से हमारे लंग्स बनते हैं, लिवर बनता है, स्टमक बनता है, डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बनता है, यहाँ पे इंटेस्टाइन का फॉर्मेशन होता है, पैनक्रियास का फॉर्मेशन होता है। तो पाचन तंत्र और श्वसन प्रणाली किससे बन गया, इंडोडर्म से बन गया। ये अब रक्त वाहिकाएं और हृदय ये किससे बनेगा, तो ये हमारा भाई देख लीजिएगा सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट कौन सा है भाई, ये क्या है, रक्त वाहिकाएं और हृदय क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट है। और सर्कुलेटरी सिस्टम मैंने आपको बताया कि मीजोडर्म से बनता है। तो यहां पर इस प्रश्न के हिसाब से करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आइए अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल देखिए 65 नंबर का, भ्रूणीय प्रेरण क्या है, व्हाट इज एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। एम्ब्रियोनिक इंडक्शन द प्रोसेस बाय विच वन ग्रुप ऑफ सेल्स इन्फ्लुएंसेस द डेवलपमेंट ऑफ एडजेसेंट सेल्स। करेक्ट आंसर यहां पर भी होगा, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोशिकाओं का एक समूह अपने नजदीकी कोशिकाओं के विकास को प्रभावित करता है। आइए अगले सवाल को देखेंगे 66 नंबर का, कोशिका विभेदन उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके द्वारा कोशिकाएं, सेल डिफरेंशिएशन रिफर्स टू द प्रोसेस बाय विच सेल्स क्या करती हैं, स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं स्पेशल फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। 66 नंबर के लिए आप सभी का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प बी हो जाएगा। एग्जाम्पल की बात करें तो आपकी स्टेम सेल्स। अगला सवाल देखिए 67 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा विकास में सिग्नलिंग पाथवे की भूमिका नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रोल ऑफ सिग्नलिंग पाथवेज इन डेवलपमेंट। तो सिग्नलिंग पाथवे क्या करते हैं, एक्टिवेटिंग स्पेसिफिक जीन्स, विशिष्ट जीन को सक्रिय करते हैं। तो ये तो भूमिका है, पूछा क्या है, नहीं है। आगे देखिए बी विकल्प, जीन अभिव्यक्ति को रोकना, तो रोकते हैं भाई, सर्टेन जीन इनहिबिट करते हैं जो कि नुकसानदायक होता है, यह भी भूमिका हो गया। कोशिका विभेदन को नियंत्रित करना, तो यह तो करते ही करते हैं। हृदय गति को नियंत्रित करना, चोर पकड़ा गया, करेक्ट आंसर विकल्प डी होगा। हृदय गति को नियंत्रित करने का कार्य किसका होता है, तो ये किसके द्वारा नियंत्रित होता है, तो ये नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम्स के द्वारा नियंत्रित होता है, ना कि सिग्नलिंग पाथवेज के द्वारा डेवलपमेंट के दौरान। भाई हृदय गति, हृदय डेवलप हो गया तभी तो गति हो रही है, तो नियंत्रित करना है तो इंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम। करेक्ट आंसर डी। नर्वस सिस्टम में देखिए दिमाग में आप बहुत ज्यादा टेंशन ले लिए एक्स का और आगे वाले क्रस का, तो आपको जो है हृदय गति बढ़ जाएगी। यहाँ पे इंडोक्राइन सिस्टम से 2 हार्मोन आते हैं, एक एड्रीनलिन एक नॉर एड्रीनलिन, तो ये जो है बहुत ही इफेक्ट डालते हैं। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल देखिएगा 68 नंबर का, BMP4 प्रोटीन के किस परिवार से संबंधित है। BMP4 पहले जान लीजिए क्या है भाई, इसका पूरा नाम पूछा जा सकता है, तो बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन 4 इसको कहते हैं, बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन 4, ये BMP4 जीन द्वारा इनकोड किया जाता है। आपसे सवाल पूछे BMP4 प्रोटीन किसके द्वारा जो है इनकोड किया जाता है, तो BMP4 जीन इसके लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होती है। और ये किस प्रोटीन परिवार के हिस्सा है, तो ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा TGF फैक्टर के हिस्सा है। मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन, बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन एक प्रकार से क्या कर सकते हैं, ग्रोथ फैक्टर से रिलेटेड परिवार वाले प्रोटीन का हिस्सा है। अगला देखिए
अगला देखिए 69 नंबर का क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन WNT सिग्नलिंग पाथवे का एक प्रमुख घटक है। ये जब आपने डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ा था तो जब पढ़ा था तभी समझ में आएगा, नहीं पढ़ा होगा तो नहीं समझ में आएगा। 69 नंबर के लिए देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की कंपोनेंट ऑफ WNT सिग्नलिंग पाथवे। करेक्ट आंसर इज ए फ्रिजल्ड रिसेप्टर एंड LRP5/6, इसी से रिलेटेड है, इसी का एक प्रमुख घटक है। WNT सिग्नलिंग पाथवे का एक प्रमुख घटक क्या है, तो फ्रिजल्ड रिसेप्टर और LRP5/6 ये क्या है, एक कंपोनेंट है WNT सिग्नलिंग पाथवे का। जैसे पूछते हैं कि केंद्रीय विद्यालय झांसी के एक घटक बता दीजिए, झांसी के घटक, तो उसमें भाई घटक में बायोटिक घटक में टीचर्स आ जाएंगे, तो इस प्रकार से एबायोटिक घटक में उसकी बिल्डिंग आ जाएगी। तो इसी प्रकार से WNT सिग्नलिंग पाथवे होता है, उसका एक घटक पूछा है तो हमने घटक बता दिया क्या, फ्रिजल्ड रिसेप्टर एंड LRP5/6। अगला देखिए, इंडिकेटिव सिग्नल पर प्रतिक्रिया देने के लिए कोशिकाओं के निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर सेल्स टू रिस्पॉन्ड इंडक्टिव सिग्नल्स। इंडक्टिव सिग्नल पर प्रतिक्रिया देने के लिए तो क्या हो जाएगा, यहां पे प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक रिसेप्टर्स, स्पेसिफिक रिसेप्टर्स की उपस्थिति क्या करेगी, यही इंडक्टिव सिग्नल पर प्रतिक्रिया देगी। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 71, भ्रूणीय स्टेम कोशिकाएं निम्न से प्राप्त होती हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द, तो हमने पढ़ा है कि इनर सेल मास ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट के इनर सेल मास से क्या मिलती हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स मिलती हैं। अगला सवाल देखिए 72 नंबर का, भ्रूणीय स्टेम कोशिकाओं की परिभाषित करने वाली उनकी विशेषता है। द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल इज देयर, तो क्या प्लूरिपोटेंट होती हैं ये कोशिकाएं। ये करेक्ट आंसर हमारा विकल्प सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए 73 नंबर का, ब्लास्टोसिस्ट की कौन सी संरचना अंततः प्लेसेंटा को जन्म देगी। तो जब आपने थ्योरी वाली क्लास में देखा था कि ये ट्रोफोब्लास्ट संरचना होती है, यही प्लेसेंटा को जन्म देती है, जो कि अम्बिलिकल कॉर्ड द्वारा फीटस से जुड़ा होता है। अगला सवाल देखिए 74 नंबर का, कौन सा हार्मोन अंडे के ओव्यूलेशन को ट्रिगर करता है। विच हार्मोन ट्रिगर्स ओव्यूलेशन ऑफ द एग। करेक्ट आंसर यहां पर साथियों विकल्प बी होगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसको प्रायः हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या कह देते हैं, LH हार्मोन के नाम से जानते हैं। आज क्या क्लास यहीं तक, आशा करते हैं आपको सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर आपको कहीं किसी क्वेश्चन पर डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके कोई सुझाव है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।